बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तूफान था जो खामोशी की चादर ओढ़े आंसू के जरिए बह रहा था। ये नरमीन का कमाले ज़ब्त था कि वो खामोश थी, वरना उसका दिल धारे मार मार के रोने को चाह रहा था। जहाज में मौजूद पैसेंजर्स की निगाहों में ये सवाल वाज़ेह था कि उसके आंसू की क्या वजह है, मगर वो सबसे बेनियाज आंसू बहा रही थी। वो तो बस जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी। वकार लैक का शुमार दौलतमंद लोगों में होता था। वो एक बिजनेसमैन थे, वो बेहतरीन इंसान भी। उनकी फैमिली में उनके अलावा बेगम तल्लत, एक बेटी नरमीन और बेटा फहद थे। जिंदगी में हर लम्हा उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया था। उनकी फैमिली में एक शख्सियत और थी, बीबी जान, मगर उनकी जान अपनी बेटी में अटकी रहती थी। नरमीन ने अपनी पसंद की फील्ड फैशन डिजाइनिंग का इंतखाब किया और उसकी डिग्री बाहर से हासिल करने का इरादा अपने बाप से जाहिर किया। नरमीन के मुंह से कोई बात निकले और वकार लैक उसे पूरा न करे, ऐसा कभी न हुआ था। उन्होंने अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे बाहर से डिग्री हासिल करने की इजाजत दे डाली। इजाजत मिलने के बाद नरमीन के कदम जमीन पे नहीं टिक रहे थे। एक तरफ डिग्री हासिल करने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपनों से दूर जाने का गम। उसने जाने से पहले अपने आप से एक अहद लिया कि वो पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करेगी और अपने पापा के भरोसे को कभी न तोड़ेगी। उसने इस अहद पे अमल भी किया। नरमीन ने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद अपने घर वालों को खुशखबरी दी कि वो फलां तारीख को वापस आ रही है। मगर चंद दिन पहले नरमीन को अपनी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा। इस कदर भयानक कि उसकी रूह तक कांप गई। नरमीन के मम्मा पापा उसे और फहद को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक जबरदस्त कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। नरमीन के तो हाथ ही गुम हो गए। इस मौके पे उसके टीचर्स और फ्रेंड्स ने उसे सपोर्ट किया और फौरन वापस भेजने में उसकी मदद की। नरमीन जहाज में मुसलसल अपने मम्मा पापा को याद करके रोई जा रही थी। जहाज लैंड कर गया और वो लाउंज से बाहर आई। वहाँ बीबी जान के बराबर में उसकी नजरों ने अपने मम्मा पापा को तलाश करना चाहा, मगर बीबी जान नरमीन की दादी की बहन और वकार लैक की खाला थी और वो उन्हें भी अपनी माँ ही समझते थे। बड़ी नौरानी शख्सियत थी बीबी जान की। उजला सफेद कुर्ता पजामा, बड़ी सी सफेद चादर, धीमा अंदाजे गुफ्तगू, तस्बीह तो हर वक्त हरकत करती। उनके हाथ में बड़ी इबादत गुजार हाथून थी। वो चलती हुई नरमीन के पास आई। नरमीन घुटनों में मुंह दिए हल्के हल्के सिसक रही थी। ना मेरी बच्ची ना, ऐसे नहीं रोते, जाने वालों को अजियत होती है। तुम उन्हें तोहफा दो जो उन्हें चाहिए। कैसा तोहफा बीबी जान? नरमीन ने मुंह उठा के पूछा। बेटा नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ के उसका सवाब उन्हें पहुंचाओ, यही तोहफा तो उन्हें चाहिए होता है। फिर रुक के बोली, बेटा मौत जिंदगी की भयानक मगर बरहक हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना होता है। तुम्हें तो माँ बाप ने समझदार बनाया, मगर फहद वो तो अभी बड़ा छोटा है और तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं। तुम ही हिम्मत हार दोगी तो उसे कौन देखेगा बेटा? उन्होंने नरमीन को समझाया। बीबी जान, मैं इतनी बड़ी ना सही, मगर फहद अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं पापा मम्मा को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नरमीन ने हथेली से अपने आंसू साफ किए, फिर सोते फहद को प्यार किया और वजू करके कुरान पाक पढ़ने बैठ गई। बीबी जान के लबू से उसे देख के निकला, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हिम्मत और सब्र अता करे। वकार लैक का बिजनेस उनके पार्टनर मसूद अहमद के अंडर कामयाबी से चल रहा था। वो भी वकार लैक की तरह अच्छे और ईमानदार इंसान थे। वकार साहिब के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा और हर तरफ की परेशानी को अपने सर ले लिया और वकार लैक का शेर मुकर्रर वक्त पे उनके वारसों के हाथ रखा। इस तरह से बीबी जान और बच्चे बेफिक्र थे, मगर माँ बाप की मौत का सदमा उससे नरमीन बिल्कुल टूट गई थी। फिर एक दिन मसूद अहमद ने नरमीन से बात की, बेटा तुमने बाहर से जो डिग्री हासिल की है उसे क्या घर बैठ के जाया करोगी?
बेटा उसे अप्लाई करो, इस तरह तो तुम वकार की मेहनत को जाया कर दोगे। ये बात नरमीन के दिल को लगी। उसने इस तरफ सोचना शुरू किया और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। मसूद अंकल ने इस फील्ड के बहुत से लोगों से नरमीन को मिलवाया। नरमीन ने कपड़े डिजाइन करना शुरू कर दिए। ये बहुत से सीनियर डिजाइनर ने इसके काम को सराहा और ऐसा ऐसा नरमीन का दिमाग खुलता गया। वो बेहतरीन कपड़े डिजाइन करने लगी। शुरू में तो उसने दूसरे डिजाइन के अंडर काम किया और जब इसका तजुर्बा होता गया तो उसने अपना बुटीक खोलने का इरादा किया। इसके लिए सबसे पहली चीज जगह थी। 2-3 जगह देखने के बाद आखिर उसे एक जगह पसंद आई। देख ले मैडम, जगह के हिसाब से पैसे बिल्कुल मुनासिब हैं। हमने आपसे गाहक वाली बात नहीं की, वरना तो निचली मंजिल के पैसे मिलकर और कीमत बनती। एजेंट ने मकारी से कहा, पहले मैं देख तो लूं। नरमीन ने कहा, हाँ बिल्कुल। एजेंट बोला। नरमीन ने देखा निचली मंजिल क्या थी, बस थोड़ी सी जगह थी। फिर उसने अल्लाह का नाम लेके वो जगह ली। फिर उसने अपना सेटअप किया और मसूद अंकल और बीबी जान के हाथों अपने बुटीक का इफ्तिताह करवाया। नरमीन उस दिन मुसलसल रोई जा रही थी। उसे अपने मम्मा पापा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगर आज वो होते तो कितना खुश होते। मसूद अंकल ने उसकी हिम्मत बंधाई। नरमीन ने काम शुरू किया। नरमीन के बुटीक पर दोनों तरह के ऑप्शंस थे, कपड़े खरीदना और रेंट पे लेना। फिर एक दिन नरमीन ने नीचे से पुराना सामान निकलवा के जगह खाली करने का इरादा किया और बंदे भी बुलवा लिए। काफी देर के बाद एक बंदा उसके पास आया। मैडम, एक संदूक भी है नीचे, उसका क्या करें? उसने पूछा। नरमीन उस वक्त मसरूफ थी। उसने कहा, ऐसा करे वो संदूक छोड़ के बाकी का फालतू सामान निकाल दें। अब नरमीन वकार का नाम मशहूर डिजाइनर के साथ आने लगा। वो कितनी ज़हीन थी उसका अंदाजा उसके कपड़ों से बखूबी होता था। दोपहर के वक्त नरमीन नीचे आई और जब वो वापस आने लगी तो उसकी नजर उस संदूक पे पड़ी। वो चलती हुई उसके करीब आई और नीचे बैठ के उसे देखने लगी। संदूक पे एक ताला पड़ा हुआ था जो कि पूरा सुर्ख रंग के धागे में लिपट कर छुपा हुआ था। उसने ताला हाथ में लेके धागे का सिरा तलाश किया, उसे खोलना शुरू किया। जब धागे का आखिरी सिरा उसके हाथ में आया तो कट की आवाज के साथ ताला खुद ब खुद खुल गया। जाने कितना बोसीदा हो गया है कि खुद ही खुल गया, उसने अपने आप से कहा और संदूक का ढकना ऊपर उठा दिया। संदूक में एक सुर्ख मखमल का डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा बाहर निकाला और उसे खोलने लगी। डिब्बे के अंदर एक सुर्ख अनार के रंग का नफीस जोड़ा मौजूद था। उसने उसे बाहर निकाला और फैलाया। उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। इस कदर हसीन जोड़ा उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो सुर्ख अनार के रंग का अरूसी जोड़ा था। फर्शी गरारा था, बेखत घेरे वाला, जिसपे सुनहरे रंग का बहुत बारीक और नफीस काम बना हुआ था और साथ ही उसपे कुंदन जड़े हुए थे। दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत था। सबसे ज्यादा हसीन उसका बॉर्डर था। नरमीन ने उसे सर पे ओढ़ के देखना चाहा कि उसका फोन बज उठा। कोई क्लाइंट थी जो अपने ऑर्डर के बारे में मालूम कर रही थी। नरमीन उससे बातों में लगी और फिर बात खत्म करके जोड़ा समेटकर डिब्बे में रखा और ऊपर आ गई। नरमीन को लग रहा था कि उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। वो जोड़ा उसके हाथों पे सवार हो गया था और रात को बिस्तर पे सोते सोते भी उसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन उसने अपने बेहतरीन और तजुर्बेकार कारीगरों को बुला के वो जोड़ा उन्हें दिखा के ऐसा काम बनाने का कहा। कारीगर बड़े गौर से उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गर्दन हिला के सफाई से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब इस काम के कारीगर मिलना बड़े मुश्किल है। ये सुनहरा काम नहीं, असली सोने के तारों से बनाया गया काम है, वो भी इतना बारीक। ये नवाबी और पुराने दौर की बात है। उस जमाने में सिर्फ इस जोड़े पे लागत ही लागू की आई होगी और कपड़ा ऐसा था कि खालिश रेशमी मुट्ठी में ले लिया हो। नरमीन के अरमानों पे ओस पड़ गई। उसने सोचा था इस डिजाइन के जोड़े वो अपनी आने वाली ब्राइडल कलेक्शन में रखेगी। फिर उसने उससे मिलते जुलते सूट बनवाए मगर वो बिल्कुल बेकार लग रहे थे। फिर उसने सोचा इस जोड़े को बेचना तो बेकार है क्योंकि ये डिजाइन दोबारा मिलना नामुमकिन है और रखे कोई फायदा नहीं। लिहाजा उसने इस जोड़े को मुंह मांगी कीमत पे रेंट पे देने का फैसला किया। ऐसे उसे पैसे भी मिलते और जोड़ा भी उसके पास रहता। उसने उस अरूसी जोड़े को डिस्प्ले पे लगाया। जोड़े का लगना था कि उसके खरीदारों की बारिश होना शुरू हो गई। कोई ऐसा काम दूसरे कलर में बनवाना चाहता था तो कोई इस जोड़े को ही खरीदना चाहता था। मगर नरमीन ने साफ इनकार करते हुए कहा इसके कारीगर अब दस्तयाब नहीं और ये सिर्फ रेंट पे देने के लिए है। नरमीन को उस सुख अरूसी जोड़े की पहली कस्टमर मिल गई। एक लड़की अपनी सास के साथ आई। वो शादी करके बाहर जा रही थी। उसने वो जोड़ा किराए पे लिया। शादी 3 दिन बाद थी। शादी तो ना हुई मगर शादी वाले दिन वो अपने बिस्तर पे मुर्दा पाएगी। उसकी आंखें अजियतनाक हद तक फटी हुई थी और चेहरा बिगड़ा हुआ था। नरमीन को जब जोड़ा वापस करने उसके घर वाले आए तो उन्होंने ये सब बताया जिसे सुन के नरमीन को बड़ा दुख हुआ।
नरमीन को जब ऐसा दूसरा जोड़ा न मिला तो उसने अपने नाम से इसे ब्राइडल शो में पेश किया और शो स्टॉपर को वही जोड़ा पहनाया। सबसे ज्यादा वो उदास जोड़े को मिली, मगर मॉडल चेंजिंग रूम में मुर्दा पाई गई। उसका हार्ट फेल हो गया था। नरमीन ने दुनिया जमाने के कारगुरू से राब्ता किया, मगर किसी ने हाँ न की। उसने उसे देख के कुछ जोड़े बनाए, मगर वो सब नरमीन को बेकार मालूम हो रहे थे। नरमीन किसी से फोन पे बात कर रही थी कि उसकी अपनी पुश पे किसी के गला खंगारने की आवाज आई। नरमीन ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ एक नौजवान खड़ा था। नरमीन ने उसे इशारे से इंतजार करने का कहा और बात खत्म करके बोली, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू? दरअसल मुझे एक जोड़ा चाहिए, शादी का जोड़ा। नौजवान ने झिझकते हुए कहा। वो काफी नर्वस था। अब आराम से बताएं आपको किस किस्म का जोड़ा चाहिए? नरमीन ने खुश एहलाकी से कहा। असल में बात यह है कि मेरी पूरी फैमिली बाहर है और मेरे कजन की शादी है और उसके घर में भी कोई लेडी नहीं, इसलिए उसने शादी का जोड़ा लाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। नौजवान ने तफसील से नरमीन को बताया। ओके, आइए मैं आपको गाइड करती हूँ। वैसे आपकी कजन को अपनी होने वाली बीवी की पसंद तो मालूम होगी, उससे जोड़ा पसंद करवाने में आसानी हो जाएगी। नरमीन ने कहा। बस उसने कहा था कि कुछ अलग सा हो, खूबसूरत सा। ओके। फिर नरमीन ने बहुत तरह के जोड़े उस नौजवान को दिखाए, मगर उस नौजवान को कुछ समझ में न आया। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या लूँ और क्या नहीं। आप बताएं, अगर आप यहाँ सूट लेने आती तो क्या पसंद करती? नौजवान ने नरमीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं अगर आपकी जगह होती तो सिर्फ और सिर्फ 2 सूट लेती। नरमीन ने उंगली से उसी सुख अरूसी जोड़े की जानिब इशारा करते हुए कहा। नौजवान ने डिस्प्ले पे लगा हुआ जोड़ा देखा और बोला, ब्यूटीफुल, आपने इतना खूबसूरत जोड़ा पहले क्यों नहीं दिखाया? नरमीन ने उसे बताया कि ये जोड़ा बेचने का नहीं, हाँ अगर आप चाहें तो इसे रेंट पे ले जा सकते हैं। रेंट पे? तो फिर मैं अपने कजन से बात करके आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप प्लीज किसी और को बुक नहीं कीजिएगा। ये मेरा कार्ड रखें आप, मेरा नाम आशिर है। और नौजवान चला गया। नरमीन ने कार्ड बगैर पढ़े अपने पर्स में डाला। अगले दिन आशिर वो सूट लेने आ गया। नरमीन ने एडवांस लिया और जोड़ा उसके हवाले कर दिया। ये लीजिए आपका इनविटेशन, आप भी शादी में आएगा, आपने मेरी बड़ी हेल्प की। आशिर ने कार्ड उसे देते हुए कहा। इसकी क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम है। नरमीन ने कहा। आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। और फिर आशिर चला गया। नरमीन ने कार्ड घर ले जाके डाला। बीबी जान ने 2 दिन बाद नरमीन को कार्ड का याद दिलाया तो नरमीन बोली, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मैं तो किसी को जानती तक नहीं। बेटा, अहलाक भी कोई चीज होती है। कोई खलूस से दावत दे तो समझो उसने इज्जत दी। तुम्हें जाना चाहिए, आगे मर्जी तुम्हारी। बीबी जान ने नरमीन को समझाया। शाम को नरमीन शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। सी ग्रीन सूट में वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वो तकरीब में चली गई, मगर उसे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सभी चेहरे अजनबी थे। अरे नरमीन, आप यहाँ? अचानक आने वाली आवाज पे उसने बाई जानिब देखा तो वो माहा थी। उससे मुलाकात बल्कि थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। नरमीन की इंग्लैंड में। मम्मा पापा बेटे को गोद में उठाए उससे पास आई। कब आई इंग्लैंड से? नरमीन ने मुझसे उनसे पूछा। आई एम सॉरी, वो बोली। और तुम कब आई? मैं कल ही आई हूँ। हेलो मिस नरमीन, मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगी, मगर ये आपका बड़ापन है कि आपने आके हमें इज्जत बख्शी। रियली बड़ी खुशी हुई। ये आशिर की आवाज थी। फिर तो आपको मेरी बीबी जान का शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। और वो तीनों मुस्कुराने लगे। ओह, मीट माई सिस्टर माहा, आशिर ने तारुफ करवाया तो दोनों जोर से हंसने लगी। आशिर, शी इज माई फ्रेंड, माहा ने आशिर को बताया और उनकी बातें होती रही। लड़के वाले तो बड़ी देर से आए हुए थे, मगर दुल्हन वालों का कहीं पता न था। सब इंतजार कर रहे थे और फिर सारे हॉल में शोर मच गया। लड़की अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। तकरीब फौरन खत्म हो गई और सब दुल्हन वालों की तरफ जाने लगे। नरमीन भी अफसोस करती घर आई। 2-3 दिन बाद आशिर वो जोड़ा वापस करने आया और पेमेंट करने लगा। नो मिस्टर आशिर, इसकी जरूरत नहीं। नरमीन ने मना किया। मगर आपका? नहीं, मैंने कहा ना आप रख ले पैसे। आशिर ने इसरार नहीं किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ दुल्हन को क्या हुआ था? नरमीन ने सवाल किया। आशिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, गजल जिसकी शादी थी वो कमरे में थी। जब उसकी बहन फूल लेकर आई तो गजल औंधे मुंह ड्रेसिंग टेबल पे गिरी हुई थी। जब उसकी बहन ने उसे उठाया तो वो लरस गई। गजल का पूरा मुंह खुरचा हुआ था और वो मुर्दा थी। आशिर ने नरमीन से इजाजत ली और वहाँ से चला गया। कुछ दिन के बाद, देखिए आप प्लीज मान जाइए, लड़की मुसलसल इंसिस्ट कर रही थी, मगर नरमीन ने वो जोड़ा बेचने से इनकार किया। फिर लड़की और उसकी माँ जोड़ा रेंट पे लेने के लिए राजी हो गई। नरमीन को शर्मिंदगी भी हुई क्योंकि मिसेस हैदर उसकी पुरानी कस्टमर थी और वो जोड़ा लेकर चली गई।
2 दिन के बाद एक लड़का वो जोड़ा वापस करने आया और पेमेंट कर दी। क्यों मिसेस हैदर नहीं आई आज? नरमीन ने सवाल किया। वो अब इस दुनिया में नहीं, लड़के ने भराई हुई आवाज में बताया। ऐसा कैसे हुआ? नरमीन तकरीबन उछल पड़ी। जिस दिन बहन की शादी थी वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जब कमरे में लड़कियां गई तो वो अपने कमरे में दुल्हन बनी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मम्मी का हार्ट फेल हो गया। ये मनहूस खबर सुना के लड़का चला गया। मगर नरमीन उसके जाने के बाद सोचने लगी, आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा भयानक और अजीब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? नरमीन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो कि क्यों हो रही थी उसकी वजह से नरमीन समझने से कासिर थी। 1 हफ्ते के बाद नरमीन के कस्टमर ने वो अरूसी जोड़ा रेंट पे लिया। 2 दिन के बाद नरमीन अपने बुटीक में थी। दोपहर में वो फ्री हुई तो अखबार लेके बैठ गई। उसमें गुज़िश्ता रात का एक हादसा पढ़ के वो सुन हो गई। ये उसी कस्टमर की खबर थी जो अरूसी जोड़ा रेंट पे लेकर गया था। शादी के दिन बिस्तर पर दुल्हन मुर्दा पाई गई। दुल्हन के गले पे खौफनाक किस्म के निशानात थे जो गिरफ्त में बेबस होते महसूस हो रहे थे। नरमीन ने अखबार एक तरफ रखा। मिस नरमीन वकार आप हैं? सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद था। जी हाँ, मेरा ही नाम नरमीन है, उसने कहा। बीबी आपसे कुछ सवालात करने हैं। आप तक जितनी भी लड़कियां दुल्हन के रूप में मुर्दा पाई गई उन सब ने आपके बुटीक का जोड़ा पहन रखा था, इंस्पेक्टर ने कहा। सुर्ख अनार के रंग का अरूसी जोड़ा। नरमीन में दिमाग में करंट दौड़ने लगा। तो ये उलझन थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इन सब ने यही जोड़ा पहना था। फिर उसने अपने आप को संभाला। लक ऑफिसर, ये तो इत्तेफाक है। मेरा बुटीक सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे कोई कपड़े खरीदे या रेंट पे ले। मैं किसी को भी जाती तौर पे नहीं जानती। लोग कपड़े लेते हैं और पेमेंट करते हैं, इससे ज्यादा मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता उन लोगों से, नरमीन ने पुरएतमाद लहजे में कहा। कोई मसला है मिस नरमीन? नरमीन ने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ आशिर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने जो उसकी तरफ देखा तो जल्दी से खड़े होकर सलूट किया। सर आप? हाँ, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था कि आपकी गाड़ी यहाँ देख के आया। मिस नरमीन हमारी फैमिली फ्रेंड है, आशिर ने कहा। सर मैं तो नॉर्मल इंक्वायरी कर रहा था, अब जबकि आप इन्हें जानते हैं तो ओके मिस नरमीन, मैं चलता हूँ, इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा और वहाँ से चला गया। मिस्टर आशिर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, नरमीन ने आशिर से कहा। अब ऐसी भी कोई खास शख्सियत नहीं, वैसे ये मामला है क्या? आशिर ने कहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, नरमीन बोली। ये जोड़ा कहाँ से बनवाया था आपने? आशिर ने पूछा। ये दरअसल मुझे इस बुटीक में पहले से मौजूद एक संदूक से मिला था, उसने आशिर को बताया। तो फिर इस जगह के पुराने मालिक को ढूंढना पड़ेगा। फिर उन्होंने उस मालिक को तलाश करके उससे बात की। उस आदमी ने बताया ये संदूक जाने कितना पुराना है, ये हमें अपने घर के स्टोर रूम से मिला था, मगर हमारी दादी ने अमानत समझ के इसे कभी खोलने न दिया। मगर उनके इंतकाल के बाद हमने इसे खोला, इसमें से जोड़ा निकला। मेरा भी क्योंकि कपड़े का कारोबार था, मैंने इसको मुंह मांगी कीमत पे बेच दिया, मगर इसे पहनने वाली मर गई और फिर उन लोगों ने ये मुझे वापस दे दिया। फिर तो यही होने लगा। इस दौरान मेरे बेटे की शादी तय हो गई। मैंने यही जोड़ा अपनी बहू को दिया और वो जिस हालत में मरी थी तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने इसके बारे में मालूमात करवाई और फिर हकीकत ये सामने आई कि जोड़ा पहनने के लिए नहीं है। मैंने इसे संदूक में रख के अमल करवा के इसे बंद किया। फिर जब मैंने दुकान बेची तो शायद ये यहीं रह गया। वहाँ से भी इन दोनों को कुछ खास मालूमात ना हुई। नरमीन आशिर को अपने साथ जिद करके घर ले आई और नौकर से चाय लाने का कहा। दोनों बैठ के इस बारे में बात करने लगे। मिस्टर आशिर, मुझे तो यकीन नहीं कि ऐसा सब इस जोड़े की वजह से हो रहा है। सारी अमात एक इत्तेफाक है। लोग तो जाने क्या क्या बातें करते हैं, आपकी क्या राय है? नरमीन ने आशिर से सवाल किया, मगर आशिर की तरफ से जवाब न पाके उसने देखा तो आशिर सामने देख रहा था। वहाँ बीबी जान खड़ी थी। आपका भाई? नरमीन ने उन्हें देख के कहा, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो काफी गुस्से में लग रही थी। फिर वो बोली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुननी है। नरमीन, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या? मैं भी क्या मर गई थी? अगर ऐसी कोई चीज मिले जो अलग हो तो किसी बड़े से पूछने की जहमत नहीं कर सकते? बीबी जान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, नरमीन ने सर झुका के कहा। खामोश हो जाओ, ज्यादा अक्लमंद समझने लगी हो तुम खुद को। जानती हो कितनी बड़ी हमाकत कर चुकी हो। खैर मनाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम बच गई। बीबी जान गुस्से से फट पड़ी। नरमीन को नहीं मगर उन्हें इस मामले की नजाकत का एहसास था। जमीन दौड़कर उनसे लिपट गई और रो रो कर उनसे मुआफी मांगने लगी। बीबी जान एकदम मोम हो गई। बेटा, ये कोई मामला आम नहीं। जिस तरह तुम्हारी बातें सुनी है मैंने, तुम लोग तो इन चीजों पे यकीन नहीं करोगे। खैर, अब तुम उस जोड़े को हाथ नहीं लगाओगे जब तक मैं इस मसले का हल ना ढूंढ लूं।
अगले दिन वो अपने जाने वाले हाफिज साहब के पास गई, मगर हाफिज साहब ने उन्हें बताया कि इस तरह का अमल हर किसी के बस की बात नहीं, आपको मैं मालूम करके बताता हूँ। फिर उन्होंने बीबी जान को बताया, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, मगर यहाँ नहीं, फुला जगह। इस मुश्किल के लिए आपको सफर करके वहाँ जाना पड़ेगा और उनकी हिदायत है कि मुसीबत की झड़ को भी साथ ले जाना होगा। बीबी जान ने नरमीन और आशिर को सारी बातें बता दी। आशिर ने बीबी जान से साथ चलने की जिद करते हुए कहा, मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं, मगर इस नए काम में आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। और आशिर के जोर देने पे वो मान गई। दूसरे दिन आशिर, नरमीन और बीबी जान मतलूबा जगह पे पहुंच गई। बड़ी लंबी कतार थी हाजतमंदों की, जो जाने कहां से अपनी मुश्किलें लेकर आए हुए थे। उन तीनों की बारी आते आते शाम हो गई। फिर उन्हें अंदर बुलवाया गया। हजरत, मेरी बच्ची एक मुश्किल में फंस गई है, आपसे इल्तिजा है कि हमारी मुश्किल को हल कर दे। बीबी जान ने कहा, हमारी क्या मजाल जो हम किसी की मुश्किल को हल कर सकें। ये शान मेरे परवरदिगार की है, उस पाक ज़ात को सिर्फ ये इख्तियार है। बुजुर्ग ने आसमान की जानिब उंगली उठा के कहा और उन तीनों ने बेइख्तियार कहा, बेशक। फिर बीबी जान ने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। तो बुजुर्ग कुछ देर के बाद बोले, हम इसे देखेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे। उस जोड़े को यहीं छोड़ जाएं, परसों जुमेरात को मगरिब के बाद आना। आशिर ने सबका ठहरने का इंतजाम करवाया। वो लोग जुमेरात को मगरिब के बाद उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत पहले तो खामोश रहे, फिर बोले, बंद थी वो, मगर किसी की नादानी से आजाद हो गई। कौन हजरत? बीबी जान ने सवाल किया। आंखों से देखोगे? लो देखो। और यकायक उन तीनों पे गनूद की तारी हो गई। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी और ही जगह पे मौजूद हैं। नवाब खशमत अली खान अपनी इकलौती साहिबजादी मेहर बानो को देख रहे थे, जो इस वक्त बेखबर सो रही थी। मेहर बानो उनकी आंगन का इकलौता चिराग थी, बेहद हसीन, मगरूब, और नवाब खशमत अली खान के लाड प्यार ने उसे खुदसर बना दिया था। फिर वो अपने कमरे में आके अपनी बेगम से मेहर बानो के बारे में बात करने लगे। खानदान के बहुत सारे लोगों की ये दिली ख्वाहिश थी कि मेहर बानो उनकी बहू बन जाए, क्योंकि मेहर बानो के साथ साथ नवाब खशमत अली खान की सारी जायदाद भी मिलती। और इन तमाम उम्मीदवारों में जो नाम सरे फहरिस्त था वो मेहर बानो के फूफीजाद दिलावर का था। मगर इस नाम के बारे में किसी ने भी हाँ नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि दिलावर निहायती मक्कार, चालाक और फजूल किस्म का था। और मेहर बानो, वो तो इसे अपने लायक समझती ही ना थी, क्योंकि वो बिल्कुल आम सी शक्लो सूरत का मालिक था। मेहर बानो का झुकाव अपनी हाला की तरफ था, साथ ही मेहर बानो के घर वालों का भी, क्योंकि उसका हालाजाद नवाब शहरयार अली खान निहायती सुलझा हुआ लड़का था। और सबसे अहम जो मेहर खानों को लगता था वो उसकी खूबसूरती। पैगामात तो बड़े आए हुए थे, मगर फैसला शहरयार अली खान के हक में हुआ और यूं दोनों की शादी तय हो गई। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। नवाब शहरयार अली ने शादी के जोड़े के लिए जाने कहां से कारीगरों को बुलवाया और कहा, ऐसा जोड़ा बनाओ जो किसी के पास ना हो। और वाकई जब जोड़ा तैयार हुआ तो वो इतना शानदार था कि देखने के काबिल। मेहर बानो ने जब वो जोड़ा देखा तो गरूर से उसकी गर्दन तन गई। उसने अकड़ के कहा, मेरी शान ही ऐसी है कि ये जोड़ा मेरे लिए बना। मगर किसी के दिल में तो सांप लूट रहे थे। वो दिल था दिल आवर का, जिसे हसद, जलन और हाथ से निकलती मेहर बानो और उसकी बेशुमार जायदाद की हलश की करवट चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिरकार उसके शैतानी दिमाग ने शहरयार को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इस काम के लिए उसने शादी वाले दिन का इंतखाब किया, ताकि फौरी अपनी खिदमत पेश करके मेहर बानो से शादी कर सके। मंजिर बदला। मेहर बानो सुख अनार के रंग के अरूसी जोड़े में किसी और ही दुनिया की लग रही थी। जेवरात से लदी सजी सवरी हर कोई उसकी बलाएं ले रहा था और मेहर बानो का गुरूर इतना इंतहा को पहुंच रहा था। वो पाजेब छिनकाती आईने के सामने आई। आईना देख के उसे अपने आप पे गरूर आने लगा। उसने एक बहू को कमान की तरह चढ़ाया और बोली, मेरे हसीन वजूद ने इस जोड़े को इज्जत बख्शी। ये बिना ही सिर्फ मेरे लिए है और किसी और को इसको पहनने का हक नहीं। सब बारात का इंतजार कर रहे थे, मगर इंतजार तवील होता जा रहा था। फिर बारात तो न आई, मगर नवाब शहरयार अली खान का जनाजा आया। मेहर बानो पे खामोशी तारी हो गई। सबने अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद किया। सब उसे आवाजें दे रहे थे, जबकि नवाब खशमत अली खान पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। मेहर बेटा, दरवाजा खोलो। मगर दरवाजा नहीं खुला। आहिर थक के दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर मेहर बानो अरूसी लिबास में बिस्तर पर बैठी हुई थी। मगर जब नवाब हशमत अली खान ने मेहर बानो को छुआ तो वो एक जानिब गिर गई। उसके होंठों के किनारे खून की लकीर से सुर्ख हो रहे थे। उसने शहरयार अली खान के गम में जान दे दी थी। नवाब खशमत अली खान ने जो बेटी को देखा तो वहीं दिल पकड़ के गिर गए, कभी ना उठने के लिए। 3 जनाजे एक साथ उठे। पूरा घर मातम कदा बन गया।
मेहर बानो की वालदा की हालत भी खराब थी। वो हर वक्त अपने कमरे में रहती। मेहर बानो का अरूसी जोड़ा सीने से लगाए उसकी याद में रोती रहती। जब तक नवाब खान खानदान बाकी रहा तो कुछ न हुआ, क्योंकि वो जोड़ा उनकी बेटी की आखिरी निशानी था। मंजिल बदला, हिजरत के मुनाज़िर सामने आए। कुछ लोग हिंदुस्तान से चले गए, कुछ आ गए। उन सब में वो जोड़ा जाने कहां कहां घूमा। एक हल्का सा झोंका आया और फिर बीबी जान, नरमीन और आशिर तीनों होश की दुनिया में वापस आए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर हजरत की आवाज आई। नवाबजादी मेहर बानो का दिल और रूह उस जोड़े में रह गई। उसके लिए वो सिर्फ जोड़ा नहीं बल्कि शहरयार अली खान की निशानी है, जो सिर्फ उसने मेहर बानो के लिए बनवाया था। मरने के बाद भी वो उस जोड़े की मलकियत से दस्तबरदार ना हुई और उसे पहनने वाले को इसकी जुर्रत की सजा उसने मौत की सूरत में दी और हजरत खामोश हो गए। दुल्हन के रूप में सजी नरमीन सर से पैर तक लरस रही थी। उसके जिस्म पे वही सुर्ख अनार के रंग का अरूसी जोड़ा था। वो आईने के सामने आई, फिर शीशे में पानी की तरह लहरें उठने लगी। नरमीन ने हाथों से अपनी आंखें मली, मगर लहरें बनना ना रुकी और फिर थोड़ी देर के बाद वो रुकी तो आईने में एक अक्स नजर आने लगा, मगर ये नरमीन का अपना अक्स नहीं था। वो तो कोई और थी, बेहद हसीन, सुनहरे बाल, नीमा आंखें, घुनेरी पलकें, दोदिया रंगत, जो कि अनार के सुर्ख रंग के अरूसी जोड़े में उमड़ पड़ी थी। नरमीन पे सहर तारी होने लगा। क्यों होश गुम हो गए मेरे हुस्न के जादू से? मेरा हुस्न देख और बोल, क्या तेरा वजूद है इस काबिल जो मेरा जोड़ा पहने की गुस्ताही की तूने? नहीं ना। वो बड़े जोर से धारी। नरमीन की स्थिति गुम हो रही थी। तेरी जुर्रत हुई कैसे मेरे इस जोड़े को अपने नापाक वजूद पे पहनने की? उसकी आंखें कहर बरसा रही थी। उसके कहर से आईना छनाके से टूट के किरची किरची हो गया। नरमीन को लगा कि उसका गला किसी अनोखी गिरफ्त में आ गया हो और दबाव बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना शदीद हुआ कि उसे अपनी सांसें रुकती महसूस होने लगी और फिर वो किसी अनदेखी ताकत के झटके से पीछे हवा में उछलकर टूट जा पड़ी। नरमीन ने घबरा के इधर उधर देखा और वो उठकर जब पलटी तो धक से रह गई। उसने बड़ी मुश्किल से थूक हलक में निकला। मेहर बानो उसके बेइंतहा करीब खड़ी थी। तराक की आवाज के साथ एक भरपूर थप्पड़ जमीन के मुंह पे पड़ा। नरमीन चकरा के बेड पे जा गिरी। उसकी बाछू से खून जारी होने लगा। नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जोड़े को अपने गंदे वजूद से पहनने की? मेहर बानो की सुई इसी बात पे अटकी हुई थी। वो कहर बरसाती आगे बढ़ी, मगर वो एक झटके से रुकी और आगे की बजाय पीछे की जानिब खींचने लगी। उसने खौफ से आगे पीछे देखा और साथ ही बुरी तरह मचलने लगी। कोई अनदेखी गिरफ्त उसे जकड़े हुए थी। फिर वो जिसकी गिरफ्त में थी वो शख्सियत सामने आई। नूरानी वजूद लिए वो अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हुए दाखिल हुए। उन्हें देख के मेहर बानो की साड़ी अकर झाग की तरह बेग गई। उसका अंदाजा बिल्कुल बदल गया। मुझे माफ कर दीजिए, जाने दे मुझे, उसके अंदाज में इल्तिजा थी। हजरत ने आंखें बंद की और उनके ऐसा करते ही मेहर बानो के वजूद में आग भड़क उठी और वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। नरमीन ने अरूसी जोड़ा हजरत की हिदायत के मुताबिक लाके उनके सामने रखा और देखते ही देखते उसमें भी आग भड़क उठी। एक माह के बाद बीबी जान से आशिर और नरमीन की शादी की बात माह तय कर रही थी और कुछ दिनों में शादी होना थी। नरमीन ने अपनी शादी का जोड़ा हाथ में लिया, मगर उसके जहन में अब भी वही जोड़ा सवार था। कैसे भूल सकती थी वो, उसे अब भी याद था। नरमीन ने एक ठंडी आंख भरी और सोचा, किस कदर हसीन था वो जोड़ा, सुर्ख अनार के रंग का अरूसी जोड़ा।